नमस्कार साथियों, लोक बात की खास पेशकश कहानियों का काफिला के काफिले को आगे बढ़ाते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें स्वाधीनता दिवस पे आप सभी का स्वागत करते हुए मैं कालजयी कहानीकार प्रेमचंद की प्रमुख कहानी यह मेरी मातृभूमि है सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी मातृभूमि के प्रति प्रेम और भारतीय संस्कृति को उजागर करती हुई दिखाई देती है। कहानी का नायक भारतीय है जो अमेरिका में अपने परिवार के साथ रहता है। अपने जीवन का यौवन काल वहीं काटता है, लेकिन जीवन का अंतिम क्षण अपनी मातृभूमि अर्थात भारतवर्ष में गुजारना चाहता है। भारत पर अंग्रेजी शासन होने के कारण उसे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में विदेशीपन की छाप और उसकी प्रभाव दिखाई देती है। इन्हीं बातों के देख वह अमेरिका लौटने को सोचता है, लेकिन प्रातः भोर में कुछ वृद्ध स्त्रियों द्वारा प्रभु का मधुर गीत सुनाई पड़ना, गंगा में स्नान करने जाते लोगों को स्वर को सुनता है। ऐसी घटनाओं को देख वह यह कह उठता है कि यह मेरी मातृभूमि है। इस कहानी में प्रेमचंद ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि किस तरह एक भारतीय अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, और जो इसीलिए प्रेमचंद कालजयी कहानीकार हैं कि आज से लगभग 90 साल पहले प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी है वह कहानी आज़ादी के 75 साल बाद, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भी 100 साल बाद, यूँ कहें 100 साल बाद, तब भी हम उतने ही प्रेमचंद की इस कहानी को याद कर रहे हैं और आज भी वह उतनी ही प्रासंगिक है। तो आइए सुनते हैं प्रेमचंद की दिल को छूने वाली, स्वाधीनता को याद कराने वाली कहानी यह मेरी मातृभूमि है, आलोक रंजन पांडे की स्वर में। आज पूरे 60 वर्ष के बाद मुझे मातृभूमि, प्यारी मातृभूमि के दर्शन प्राप्त हुए हैं। जिस समय मैं अपने प्यारे देश से विदा हुआ था और भाग्य मुझे पश्चिम की ओर ले चला था, उस समय मैं पूर्ण युवा था। मेरी नसों में नवीन रक्त संचारित हो रहा था। हृदय उमंगों और बड़ी बड़ी आशाओं से भरा हुआ था। मुझे अपने प्यारे भारतवर्ष से किसी अत्याचारी के अत्याचार या न्याय के बलवान हाथों ने नहीं जुदा किया था। अत्याचारी के अत्याचार और कानून की कठोरताएं मुझसे जो चाहे सो करा सकती हैं, मगर मेरी प्यारी मातृभूमि मुझसे नहीं छुड़ा सकती। वे मेरी उच्च अभिलाषाएं हैं और बड़े बड़े ऊंचे विचार ही थे जिन्होंने मुझे देश निकाला दिया था। मैंने अमेरिका जाकर वहां खूब व्यापार किया और व्यापार से धन भी खूब पैदा किया तथा धन से आनंद भी खूब मनमाने लुटे। सौभाग्य से पत्नी भी ऐसी मिली जो सौंदर्य में अपना सानी आप ही थी। उसकी लावण्यता और सुंदरता की ख्याति तमाम अमेरिकी में फैली। उसके हृदय में ऐसे विचार की गुंजाइश भी न थी जिसका संबंध मुझसे न हो, और मैं उसे पर तन मन से आसक्त था, और वह मेरी सर्वस्व थी। मेरे 5 पुत्र थे जो सुंदर, हृष्ट-पुष्ट और ईमानदार थे। उन्होंने व्यापार को और भी चमका दिया था। मेरे भोले भाले नन्हे नन्हे पौत्र गोद में बैठे हुए थे, जबकि मैंने प्यारी मातृभूमि के अंतिम दर्शन करने को अपने पैर उठाए। मैंने अनंत धन, प्रियतमा, पत्नी, सपूत, बेटे और प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, नन्हे नन्हे बच्चे आदि अमूल्य पदार्थ केवल इसलिए परित्याग कर दिया कि मैं प्यारी भारत जननी की अंतिम दर्शन कर लूं। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। 10 वर्ष के बाद पूरे 100 वर्ष का हो जाऊंगा। अब मेरे हृदय में केवल एक ही अभिलाषा बाकी है कि मैं अपनी मातृभूमि का रजकन बनूं। यह अभिलाषा कुछ आज ही मेरे मन में उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि उस समय भी थी जब मेरी प्यारी प्यारी पत्नी अपनी मधुर बातों और कोमल कटाक्षों से मेरे हृदय को प्रफुल्लित किया करती थी। और जब मेरे युवा पुत्र प्रातःकाल आकर अपने वृद्ध पिता को
सभक्ति प्रणाम करते, उस समय से मेरे हृदय में एक कांटा सा खटकता रहता था कि मैं अपनी मातृभूमि से अलग हूँ। यह देश मेरा देश नहीं और मैं इस देश का नहीं। मेरे पास धन था, पत्नी थी, लड़के थे और जायदाद थी, मगर न मालूम क्यों मुझे रह रहकर मातृभूमि के टूटे झोंपड़े, 4-6 बीघा मौरूसी ज़मीन और बालपन के लंगोटिया यारों की याद अक्सर सता जाया करती। प्रायः अपार प्रसन्नता और आनंदोत्सवों के अवसर पर भी यह विचार हृदय में चुटकी लिया करता था कि यदि मैं अपने देश में होता। जिस समय मैं बंबई से जहाज से उतरा, मैंने पहले काले कोट पतलून पहने टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हुए मल्लाह देखे। फिर अंग्रेजी दुकान, ट्राम और मोटर गाड़ियाँ दिख पड़ी। इसके बाद रबर टायर वाली गाड़ियों की ओर मुंह में चुरट दाबे हुए आदमियों से मुठभेड़ हुई। फिर रेल का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन देखा। बाद में मैं रेल में सवार होकर हरी भरी पहाड़ियों के मध्य में स्थित अपने गांव की ओर चल दिया। उस समय मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं खूब रोया, क्योंकि यह मेरा देश न था। यह वह देश न था जिसके दर्शनों की इच्छा सदा मेरे हृदय में लहराया करती थी। यह तो कोई और देश था। यह अमेरिका या इंग्लैंड था, मगर प्यारा भारत नहीं था। रेलगाड़ी जंगलों, पहाड़ों, नदियों और मैदानों को पार करती हुई प्यारे गांव के निकट पहुंची थी, जो किसी समय में फूल, पत्तों और फूलों की बहुतायत तथा नदी नालों की अधिकता से स्वर्ग की होड़ कर रहा था। मैं उस गाड़ी से उतरा तो मेरा हृदय बांसों उछल रहा था। जब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बालपन के प्यारे साथियों से मिलूंगा। मैं इस समय बिल्कुल भूल गया था कि मैं 90 वर्ष का बूढ़ा हूँ। ज्यों-ज्यों मैं गांव के निकट आता था, मेरे पग शीघ्र शीघ्र उठते थे और हृदय में अकथनीय आनंद का स्रोत उमड़ रहा था। प्रत्येक वस्तु पर आंखें फाड़ फाड़ कर दृष्टि डालता। आहा, यह वही नाला है जिसमें हम रोज घोड़े नहलाते थे और स्वयं भी डुबकियां लगाते थे। किंतु अब उसके दोनों ओर कांटेदार तारे लगे हुए थे। सामने एक बंगला था जिसमें 2 अंग्रेज बंदूक लिए इधर उधर ताक रहे थे। नाले में नहाने की सख्त मनाही थी। गांव गया और निगाहें बालपन की साथियों को खोजने लगी, किंतु शोक, वे सब के सब मृत्यु के ग्रास हो चुके थे। मेरा घर, मेरा टूटा फूटा झोंपड़ा, जिसकी गोद में मैं बरसों खेला था, जहां बचपन और बेफिक्री के आनंद लुटे थे और जिसका चित्र अभी तक मेरी आंखों में फिर रहा था, वह मेरा प्यारा घर अब मिट्टी का ढेर हो गया था। यह स्थान गैर आबाद न था। सैकड़ों आदमी चलते चलते दृष्टि आते थे, जो अदालत, कचहरी और थाना पुलिस की बातें कर रहे थे, जिनके मुखों से चिंता, निर्जीवता और उदासी प्रदर्शित होती थी, और वे सब सांसारिक चिंताओं से व्यथित मालूम होते थे। मेरे साथियों के सामने हृष्ट पुष्ट बलवान लाल चेहरे वाले नवयुवक कहीं न दिख पड़ते थे। उस अखाड़े के स्थान पर जिसकी जड़ मेरे हाथों में डाली थी, अब एक टूटा फूटा स्कूल था। उसमें दुर्बल तथा कांतिहीन रोगियों की सी सूरत वाले बालक फटे कपड़े पहने बैठे उड़ा रहे थे। उनको देखकर सहसा मेरे मुख से निकल पड़ा कि नहीं नहीं, यह मेरा प्यारा देश नहीं है। यह देश देखने में इतनी दूर से नहीं आया हूं। यह मेरा प्यारा भारतवर्ष नहीं है। बरगद की पेड़ की ओर मैं दौड़ा, जिसकी सुहावनी छाया में मैंने बचपन के आनंद उड़ाए थे, जो हमारे छुटपन का क्रीड़ा स्थल और युवावस्था का सुखप्रद वास स्थान था। आहा, इस प्यारे बरगद को देखते ही हृदय पर एक बड़ा आघात पहुंचा और दिल में महान शोक उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ऐसी ऐसी दुखदायक तथा हृदय विदारक स्मृतियां ताजी हो गईं कि घंटों पृथ्वी पर बैठे बैठे मैं आंसू बहाता रहा। हाँ, यही बरगद है जिसकी डालों पर चढ़कर मैं फुंडियों तक पहुंचता था, जिसकी जटाएं हमारा झूला थी और जिसके फल हमें सारे संसार की मिठाइयों से अधिक स्वादिष्ट मालूम होते थे। मेरे गले में बाहें डालकर खेलने वाले लंगोटिया यार, जो कभी रूठते थे कभी मनाते थे, कहाँ गए? हाय, बिना घर बार का मुसाफिर अब क्या अकेला ही हूँ? क्या मेरा कोई भी साथी नहीं? इस बरगद के निकट अब थाना था और बरगद के नीचे कोई लाल साफा बांधे बैठा था। उसके आसपास 10-20 लाल पगड़ी वाले खड़े थे।
वहाँ फटे पुराने कपड़े पहने दुर्भिक्षरत पुरुष, जिस पर अभी चाबुकों की बौछार हुई थी, बड़ा सिसक रहा था। मुझे ध्यान आया कि यह मेरा प्यारा देश नहीं है, कोई और देश है। यह यूरोप है, अमेरिका है, मगर मेरी प्यारी मातृभूमि नहीं है, कदापि नहीं है। इधर से निराश होकर मैं उस चौपाल की ओर चला जहाँ शाम के वक्त पिताजी गांव के अन्य बुजुर्गों के साथ हुक्का पीते थे और हंसी कहे कहे उड़ाते थे। हम भी उस ठाठ के बिछौने पर कलबजिया खोया करते थे। कभी कभी वहाँ पंचायत भी बैठती थी, जिसके सरपंच सदा पिताजी ही हुआ करते थे। इसी चौपाल के पास एक गौशाला थी जहाँ गांव भर की गायें रखी जाती थी और बछड़ों के साथ हम यहीं किलोले किया करते थे। शोक कि अब उस चौपाल का पता तक न था। वहाँ अब गांव में टीका लगाने की चौकी का डाकखाना था। उस समय इसी चौपाल से लगा कि एक कुल्हड़ वाला था जहाँ जाड़े के दिनों में ईंख पेरी जाती थी और गुड़ की सुगंध से मस्तिष्क पूर्ण हो जाता था। हम और हमारे साथी वहाँ गणेरियों के लिए बैठे रहते थे और गणेरिया करने वाले मजदूरों के हस्त लड़ाव को देखकर आश्चर्य किया करते थे। वहाँ हजारों बार मैंने कच्चा रस और पक्का दूध मिलाकर पिया था और वहाँ आसपास के घरों की स्त्रियों और बालक अपने अपने घड़े लेकर आते थे और उनमें रस भरकर ले जाते थे। शोक है कि वे कोल्हू अब तक ज्यों के त्यों खड़े थे, किंतु कोल्हवारे की जगह पर एक सन लपेटने वाली मशीन लगी थी और उसके सामने एक तांबोली और सिगरेट वाले की दुकान थी। इन हृदय विदारक दृश्यों को देखकर मैंने दुखित हृदय से एक आदमी से, जो देखने में सभ्य मालूम होता था, पूछा, महाशय मैं एक परदेसी यात्री हूँ, रात भर लेट रहने के कारण मुझे आज्ञा दीजिए। कि इस आदमी ने मुझे सिर से पैर तक गहरी सी दृष्टि से देखा और कहने लगा कि आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं है। मैं आगे गया और वहाँ से भी यही उत्तर मिला, आगे जाओ। 5वीं बार एक सज्जन से स्थान मांगने पर उन्होंने एक मुट्ठी चने मेरे हाथ पर रख दिए। चने मेरे हाथ से छूट पड़े और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बढ़ने लगी। मुख से सहसा निकल पड़ा कि हाय, यह मेरा देश नहीं है, यह कोई और देश है। यहाँ हमारा अतिथि सत्कारों प्यारा भारत नहीं है, कदापि नहीं है। मैंने एक सिगरेट की डिबिया खरीदी और एक सुनसान जगह पर बैठकर सिगरेट पीते हुए पूर्व समय की याद करने लगा कि अचानक मुझे धर्मशाला का स्मरण हो आया, जो मेरे विदेश जाते समय बन रही थी। मैं उस ओर लपका कि स्मरण हो आया कि रात किसी प्रकार कहीं काट लूं, मगर शोक, महान शोक। धर्मशाला ज्यों की त्यों खड़ी थी, किंतु उसमें गरीब यात्रियों के टिकने के लिए स्थान न था। मदिरा, दुराचार और द्यूत ने उसे अपना घर बना रखा था। यह दशा देखकर विवशता मेरे हृदय से एक सर्द आह निकल पड़ी और मैं जोर से चिल्ला उठा कि नहीं, नहीं, नहीं और 1000 बार नहीं है। यह मेरा प्यारा भारत नहीं है, यह कोई और देश है, यह यूरोप है, अमेरिका है, मगर कदापि भारत नहीं है। अंधेरी रात थी। गिद्दर और कुत्ते अपने अपने कर्कश स्वर में उच्चारण कर रहे थे। मैं अपना दुखित हृदय लेकर उसी नाले के किनारे जा बैठ गया और सोचने लगा, अब क्या करूं? फिर अपने पुत्रों के पास लौट जाऊं और अपना यह शरीर अमेरिका की मिट्टी में मिलाऊं। अब तक मेरी मातृभूमि थी, मैं विदेश में जरूर था, किंतु मुझे अपने प्यारे देश की याद बनी थी। पर अब मैं देश विहीन हूँ, मेरा कोई देश नहीं है। इसी सोच विचार में मैं बहुत देर तक घुटनों पर सिर रखे मौन रहा। रात्रि नेत्रों में ही व्यतीत की। घंटे वाले ने 3 बजाए और किसी के गाने का शब्द कानों में आया। हृदय गदगद हो गया। और यह तो देश का ही राग है, यह तो मातृभूमि का ही स्वर है। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और क्या देखता हूँ कि 15-20 वृद्धा स्त्रियाँ सफ़ेद धोतियाँ पहने हाथों में लोटे लिए स्नान को जा रही हैं और गाती जाती हैं, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। मैं इस गीत को सुनकर तन्मय हो रहा था कि इतने में मुझे बहुत सी आदमियों की बोलचाल सुन पड़ी। उनमें से कुछ लोग हाथों में पीतल के कमंडल लिए हुए शिव शिव, हर हर गंगे, नारायण नारायण आदि शब्द बोलते हुए चले जाते थे। आनंददायक और प्रभावोत्पादक राग से मेरे हृदय पर जो प्रभाव हुआ उसका वर्णन करना कठिन है।
मैंने अमेरिका की चंचल से चंचल और प्रसन्न से प्रसन्न चित्त वाली लावण्यवती युवतियों का आलाप सुना था। सहस्रों बार उनकी जिह्वा से प्रेम और प्यार के शब्द सुने थे। हृदयाकर्षक वचनों का आनंद उठाया था। मैंने सुरीले पक्षियों की चहचहाना भी सुना था, किंतु जो आनंद, जो मज़ा और जो सुख मुझे इस राग में आया, वह मुझे जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ। मैंने खुद गुनगुना कर गाया, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। मेरे हृदय में फिर उत्साह आया कि ये तो मेरे प्यारे देश की ही बातें हैं। आनंद अतिरिक्त से मेरा हृदय आनंदमय हो गया। मैं भी इन आदमियों के साथ हो लिया और 6 मील तक पहाड़ी मार्ग पार कर उसी नदी के किनारे पहुंचा जिसका नाम पतित पावनी है, जिसके लहरों में डुबकी लगाना और जिसकी गोद में मरना प्रत्येक हिंदू अपना परम सौभाग्य समझता है। पतित पावनी भागीरथी गंगा मेरे प्यारे गांव से 6-7 मील पर बहती थी। किसी समय मैं घोड़े पर चढ़कर गंगा माता के दर्शनों की लालसा मेरे हृदय में सदा रहती थी। यहाँ मैंने हजारों मनुष्यों को इस ठंडे पानी में डुबकी लगाते हुए देखा। कुछ लोग बालू पर बैठे गायत्री मंत्र जप रहे थे, कुछ लोग हवन करने में संलग्न थे, कुछ माथे पर तिलक लगा रहे थे और कुछ लोग सस्वर वेद मंत्र पढ़ रहे थे। मेरा हृदय फिर उत्साहित हुआ और मैं जोर से कह उठा, हाँ, यही मेरा प्यारा देश है, यही मेरी पवित्र मातृभूमि है, यही मेरा सर्वश्रेष्ठ भारत है और इसी के दर्शनों की मेरी उत्कृष्ट इच्छा थी तथा इसी की पवित्र धूलि के कण बनने की मेरी प्रबल अभिलाषा है। मैं विशेष आनंद में मग्न था। मैंने अपना पुराना कोट और पतलून उतार कर फेंक दिया और गंगा माता की गोद में जा गिरा। जैसे कोई भोला भाला बालक दिन भर निर्दय लोगों के साथ रहने के बाद संध्या को अपनी प्यारी माता के गोद में दौड़कर चला जाए और उसकी छाती से चिपट जाए। हाँ, अब मैं अपने देश में हूँ। यह मेरी प्यारी मातृभूमि है, यह लोग मेरे भाई हैं और यह गंगा मेरी माता है। मैंने ठीक गंगा के किनारे एक छोटी सी कुटी बनवा ली है। अब मुझे सिवा राम नाम जपने के और कोई काम नहीं है। मैं नित्य प्रति सायं गंगा स्नान करता हूँ। मेरी प्रबल इच्छा है कि इसी स्थान पर मेरे प्राण निकले और मेरी अस्थियाँ गंगा माता की लहरों की भेंट हो। मेरी स्त्री और मेरे पुत्र बार बार बुलाते हैं, मगर अब मैं यहाँ गंगा माता का तट और अपना प्यारा देश छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता। अपनी मिट्टी गंगा जी की हूँ सौंपूंगा। अब संसार की कोई आकांक्षा मुझे इस स्थान से नहीं हटा सकती, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश है और यही मेरी मातृभूमि है। बस मेरी उत्कट इच्छा यही है कि मैं अपनी प्यारी मातृभूमि में ही अपने प्राणों को विसर्जन करूं। तो कैसी लगी आपको प्रेमचंद की कालजयी कहानी, यह मेरी मातृभूमि है। आपने देखा कि किस तरह एक युवक अपने जीवन को अंतिम लीला गंगा तट के किनारे समाप्त करना चाहता है और यही इस कहानी का उत्स है कि आज भी भारत में वैसा संस्कार है, वैसे राग हैं, वैसा विराग है जो हृदय को छू लेती हैं। ऐसे ही अन्य कहानियों सुनने के लिए आप लोक बात चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर सुने। फिर मिलेंगे किसी अच्छी कहानी, किसी कालजयी कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।